नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है, किस किस कारण से होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट है। अर्थराइटिस को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसको बाय बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं घुटने में जोड़ों का गैप कम हो गया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बट बेसिकली ये होता क्या है, एक तरीके से कोई बीमारी नहीं है, एक तरीके का डिजनरेशन है जो जॉइंट के अंदर होता है, जिसमें इसका जो जॉइंट के अंदर कैप्सूल होता है, कार्टिलेज होता है, वो डैमेज होने लगता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मोस्टली इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये एक एज रिलेटिंग कंडीशंस है, जो एज के साथ साथ कार्टिलेज डैमेज होता है। बट आजकल क्या है, यंगस्टर में भी, अर्ली एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है। उसके हमारे जो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में इसका हमारा खान पान हो गया और हमारा लाइफस्टाइल हो गया, जिसकी वजह से हमारे जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम बेसिकली नी जॉइंट की बात करेंगे। नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टली वेट बियरिंग जॉइंट है। जो लोग हाइट के अकॉर्डिंग, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वॉकिंग, स्टैंडिंग और रनिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजनरेशन के। या जो फीमेल्स हाई हील पहनती हैं, उनमें भी हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से गलत प्रेशर पड़ता है। उन सब केसेस में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। जो लोग फाइबर रिच डाइट कम लेते हैं, वाटर इनटेक कम करते हैं, ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस आने के चांसेस है या आ गया है, तो उनको कैसे पता लगेगा विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि मेरे को अर्थराइटिस है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों में कुछ कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको जीना चढ़ने उतरने में तकलीफ़ होने लगती है, पालती लगा के बैठते हैं तो उसमें उनके जोड़ों में दर्द होता है, या फिर जो लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, उन लोगों को उठने बैठने में तकलीफ़ होने लगती है। ये एक अर्ली स्टेज ऑफ अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपके जोड़ों में अर्थराइटिस होने के चांसेस है या वो स्टार्ट हो गया है। उस सिचुएशन में आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि ये कैसे ठीक हो सकता है या कैसे प्रिवेंट हो सकता है। अब हम इसके ठीक होने की बात करें तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये ठीक होता है कि नहीं होता, तो जैसा मैंने बताया, ये एक डिजनरेटिव डिजीज़ है। तो डिजनरेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ कार्टिलेज था वो ख़राब हो गया, और ठीक करने का मतलब होता है कि उसको हम रीजनरेट कर दें। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च बेसिकली। कुछ नई रिसर्च बोलती है कि रीजनरेशन होता है, हम लोग भी बोलते हैं रीजनरेशन होता है, बट उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स जैसे कि आपका एज क्या है, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका खान पान कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। इन सब फैक्टर्स के बिहाफ पे बॉडी में रीजनरेशंस होते हैं। तो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हर पेशेंट में डिजनरेट हो गया तो वो रीजनरेट होगा। तो जनरली मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका अर्थराइटिस एज की वजह से हुआ है तो उसमें डिजनरेशन हो गया तो रीजनरेशन नहीं होगा। हम उस पर काम करते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन का मतलब कि जितना हो गया उससे ज़्यादा वो डिजनरेट नहीं करे या थोड़ा डिलेड हो जाए। क्यों, उसके डिजनरेशन को रोकने के लिए सबसे पहला तरीका आता है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें ऐसी एक्टिविटी अवॉइड करनी पड़ेगी जिसमें हमारा घुटने में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। घुटने में फ्रिक्शन कब होगा, जब हमारा घुटना 90 डिग्री से नीचे बेंड होगा। यानी कि जितनी चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, अगर इससे मैं लो सीटेड पे बैठता हूँ तो मेरे घुटने में जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और रेगुलर बेसिस पे मैं सिट टू स्टैंड एक्टिविटी करूँगा तो मेरा कार्टिलेज डैमेज होगा, क्योंकि घुटने में गैप कम है और जो बोन आपस में रगस खा रही हैं, जिसकी वजह से जो बचा हुआ कार्टिलेज है वो भी डैमेज होगा। तो हमें 90 डिग्री से नीचे नहीं बैठना है, पालती लगा के नहीं बैठना है, क्योंकि क्रॉस लेग सिटिंग करेंगे तो अगर हम जॉइंट की बनावट देखें तो जो हमारा मीडियल का साइड होता है जॉइंट का, अंदर की साइड का, उसमें ऑलरेडी स्पेस कम होता है नेचुरली, और जब हम पालती लगाते हैं तो वो जॉइंट आपस में मिलता है, जिसकी वजह से वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये एक्टिविटी भी हमें दोस्तों नहीं करनी है। तीसरा आता है स्टेयर क्लाइंबिंग। स्टेयर में भी आप जनरली, अगर आपकी कम हाइट की स्टेयर है और बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है तो आप उसको चढ़ना उतरना कर सकते हैं, बट जहां आप 4 बार उतरते चढ़ते हैं तो वहाँ कोशिश करें कि एक बार में काम चलाएं। इसके साथ आता है दोस्तों डाइट। डाइट में बेसिकली आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, विदाउट शूज़ और स्लीपर वॉक नहीं करना है, स्टैंडिंग कम से कम करनी है, और अपनी नी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी है। ये आपका डाइट मॉडिफिकेशन हो गया। अब दोस्तों बात आती है एक्सरसाइज की।
एक्सरसाइज में आप इनिशियल फेज में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है सिर्फ मसल में आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपकी मसल का ग्रेड बढ़ना शुरू होगा। देन उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गई, नॉन वेट बेयरिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी, तो ये सब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये अर्थराइटिस के लिए कॉमन प्रोटोकॉल था। अगर इन सब के बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो अगर हम इसमें इलाज की बात करें तो इसमें पेन मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें आ जाती है, जैसे फिजियोथेरेपी करके देखते हैं या फिर इंट्राआर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशन भी करते हैं, जॉइंट के अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं। आजकल PRP चल रहा है, प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या करेंगे कि आपके ही बॉडी से ब्लड लेंगे, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करेंगे और आपके जॉइंट में इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कि रीजनरेशन में हेल्प मिलती है। या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी आते हैं, उनको भी हम इंजेक्शंस भी एडवाइस करते हैं। बट ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं, जब तक आपको ग्रेड 2 अर्थराइटिस है तब तक ही आपको काम करते हैं। अगर आपका ग्रेड 3 हो गया तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट से डरते हैं। आज के टाइम में अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी सबसे सेफेस्ट सर्जरी है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है। उसके पीछे कुछ चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी होती है, प्री सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव। जब आप सर्जरी कराने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी मसल का ग्रेड बढ़ाना है बाय द एक्सरसाइज, और जब आप ऑपरेशन के बाद आ जाते हैं तो उसके बाद नी रिहैबिलिटेशन चलता है, जिसमें आपके ट्रीटिंग फिजियो आपको जो घुटने की रेंज है वो मेंटेन करके देते हैं और स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, जिससे कि आपकी मसल बिल्डअप हो जाए। तो ये जब आप मिक्सअप प्रोटोकॉल चलाते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 3 से 6 महीने का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें आपके नी को रिहैबिलिटेट करके आपको नॉर्मल एक्टिविटी में लेके आते हैं। कुछ लोगों में जो सही टाइम पे नी रिप्लेसमेंट कराते हैं उनको 20 दिन या 1 महीने में भी रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी कर देते हैं। तो दोस्तों मेरी सलाह है, जिन लोगों को ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट में, वो लोग विदाउट एनी थिंकिंग नी रिप्लेसमेंट करा लें, क्योंकि कोई भी इसमें ट्रीटमेंट कामयाब नहीं है। आप चाहे आयुर्वेदिक करा लें, होम्योपैथिक करा लें या किसी अदर टाइप का ट्रीटमेंट्स करा लें, क्योंकि समझने वाली बात है, अगर आपका कार्टिलेज ही डैमेज हो गया तो वापस कैसे आएगा। जो लोग कमिटमेंट करते हैं तो उनसे मेरी एक सलाह है पेशेंट से, वो ये बोले कि एक एक्सरे मेरा आज कराएं और आप जो ट्रीटमेंट कमिट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के बाद मेरा एक एक्सरे उसके बाद कराएं। अगर कोई गैप बढ़ा देता है तो दैट मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, बट ऐसा कोई कमिट नहीं करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये कुछ अर्थराइटिस के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट इंजरी और मेनिस्कस इंजरी ऑफ नी जॉइंट।